फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स मार्च थर्ड वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। ओके, हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली सरकार के द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूल्स को नोटिफाई किया गया है। और आपने पढ़ा ही होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंदर पास हुआ था फ्रेंड्स। और उसके ऊपर जो रूल्स हैं वो अभी फाइनलाइज किए गए हैं। रूल्स को अभी नोटिफाई किया गया है, इसके लिए वो रिसेंट न्यूज़ में है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है उसके बारे में बात करेंगे, और कौन से रूल्स को अभी नोटिफाई किया गया है उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। चलो, तो अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी अनाउंस किया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 को अभी हम अनाउंस कर रहे हैं। और ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 कौन से एक्ट के अंडर में लॉन्च किए गए हैं? तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो पार्लियामेंट के अंदर 2019 के अंदर पास किया गया था, उस एक्ट के अंडर में इस रूल्स को नोटिफाई किया गया है। और अगर मैं बात करूँ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की, तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंडर में नाम से ही पता चल रहा है कि भाई क्या प्रोवाइड करने की बात चल रही है। सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की बात चली है। किन लोगों को सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की बात चल रही है? तो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ये जो छह कम्युनिटी है, ये छह कम्युनिटीज जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से माइग्रेंट होके आई है, बराबर ना। ये छह कम्युनिटी को इंडिया की सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की बात चल रही है यहाँ पे, बराबर ना। तो ये जो एक्ट था वो 2019 के अंदर पार्लियामेंट में पास किया गया था। इसको जनवरी 2020 से इफेक्टिव भी बना दिया गया, लेकिन उसके ऊपर जो रूल्स बनाने चाहिए थे वो रूल्स अभी जाके नोटिफाई किए गए हैं, बराबर ना। तो वो इम्प्लीमेंट अभी से होगा, राइट। तो इस एक्ट के अंडर में जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी में छह कम्युनिटी है: हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में से भारत में आई है। उनको निकाला गया है वहां से और भारत में वो रहते हैं। उनको इंडिया की सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की बात चल रही है, बराबर ना। तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंदर पास किया गया था और उसके ऊपर अभी रूल्स नोटिफाई किए गए हैं, बराबर ना। ओके, चलो, ये तो बात हो गई कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है फ्रेंड्स। लेकिन अगर मैं रीसेंट न्यूज़ की बात करूँ ना, तो उसके ऊपर रूल्स नोटिफाई किए गए हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर एक रूल्स नोटिफाई किए गए हैं, रूल्स 2024, बराबर ना। ये रूल्स के अंदर सबसे मेन रूल जो है, जो हमारे काम का है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति जो ये छह कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है, छह कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है और वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आया है। कब आया है? 31 दिसंबर 2014 से पहले, बराबर ना। तो वो इंडिया के सिटीजनशिप ले पाएगा, वो एलिजिबल है। लेकिन उसको टोटल छः टाइप के डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। छः टाइप के वैलिड डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। और उसको अपनी डेट ऑफ एंट्री स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, साबित करनी पड़ेगी कि भाई मैं ये डेट के ऊपर कोई पर्टिकुलर ये तीन कंट्री में से मैं भारत में आया था, बराबर ना। अगर वो छः टाइप के वैलिड डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा और वो अपनी डेट ऑफ एंट्री को सबमिट कर पाएगा, तभी उसको सिटीजनशिप मिलेगी भारत की, बराबर ना, इस रूल्स के अकॉर्डिंग, राइट। ओके, अभी ये रूल देखो, अभी इस एक्ट के अंदर में बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिल रहा है। ये बोल रहा है कि अ, हम जस्ट नॉन मुस्लिम कम्युनिटी को ही भारत का सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे। तो ये रूल की वजह से बहुत सारी जो तमिल्स है जो श्रीलंका से आए हैं, बहुत सारे हिंदू रोहिंग्या है जो म्यांमार से आए हैं, उनको इस एक्ट के अंडर में कवर नहीं किया गया। तो ये एक्ट थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहा है कम्युनिटीज के बीच में। उसके अलावा इस एक्ट को एडमिनिस्टर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो कंट्रीज है वहां से कौन लोग माइग्रेंट हो गया है, किन लोगों को वहां से निकाला गया है और किन लोग, वो कौन से लोग वो इलीगल तरीके से आए हैं, वो पता करना बहुत डिफिकल्ट है, बराबर। तो इसको एडमिनिस्टर करना बहुत डिफिकल्ट है इस एक्ट को, बराबर ना। ओके, उसके अलावा अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के क्लैरिफिकेशन की बात करूं, तो ये मिनिस्ट्री क्या कह रही है कि भाई कोई भी इंडियन सिटीजन ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंडर में नहीं आएगा, बराबर ना। इंडियन सिटीजन्स को कोई भी यहाँ पे हानि या फायदा नहीं होने वाला है, उनके ऊपर ये एक्ट लागू नहीं होने वाला है। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि अगर कोई दूसरा कोई फॉरेनर जो
सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर में कोई फॉरेनर भारत की सिटीजनशिप लेना चाहता है, कोई दूसरी कंट्री से, कोई भी रिलीजन से, कोई भी कम्युनिटी से कोई व्यक्ति आ रहा है भारत में, तो उसके ऊपर भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं होगा। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किसके ऊपर लागू होगा? जो व्यक्ति जो व्यक्ति ऑलरेडी भारत में माइग्रेंट हो चुके हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, और वो तीन कंट्री पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये तीन कंट्री से ही वो बिलोंग करते हैं और वहां से वो भारत आए हैं, उनको ही यहाँ पे सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की बात चली है। बाकी अगर कोई और फॉरेनर कोई और कंट्री से आ रहा है तो उसके ऊपर तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर में जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सभी डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस फॉलो करके उसको भारत का सिटीजनशिप मिलेगा, बराबर ना। तो ये भी क्लैरिफिकेशन किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है, कौन से लोगों को इसमें शामिल किया गया है, और अभी जो नए रूल्स है उसके रिगार्डिंग वो नोटिफाई किए हैं ताकि हम इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकें। और ये रूल्स के अंदर ऐसा बोला गया है कि अगर जो व्यक्ति इस एक्ट के अंदर में शामिल होना चाहता है, सिटीजनशिप लेना चाहता है, उसको 6 टाइप के वैलिड डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और उसके अलावा वो कब भारत में आया था, शिफ्ट हुआ था, वो एंट्री की डेट चाहिए, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा इश्यूज किए गए हैं मार्केटिंग कोड फॉर द फार्मास्यूटिकल फर्म्स, इसके बारे में बात करें। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स, बराबर ना। अभी एक्चुअली इस न्यूज़ के अंदर हम दो न्यूज़ को कवर करेंगे। एक्चुअली गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म कोड भी लॉन्च किया है फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए, उनको मार्केटिंग प्रैक्टिसेस किस तरीके से फॉलो करनी है उसके लिए रूल्स लॉन्च किए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। और एक इम्पोर्टेंट स्कीम भी इस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है, वो स्कीम का नाम है रिवेम फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम। तो ये स्कीम के बारे में और वो यूनिफॉर्म कोड के बारे में, ये दोनों के बारे में हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे, बराबर ना। सबसे पहले स्कीम को समझ लें। ये स्कीम क्या है फ्रेंड्स? रिवेम्ड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम। अभी ये स्कीम का जो नाम है वहाँ पे शुरुआत में क्या लिखा है? रिवेम, मतलब मॉडिफाई किया गया, मॉडिफाई किया गया ये स्कीम है। अभी ये मॉडिफाई किया गया है तो उसका कोई ओरिजिनल स्कीम होगा। तो ओरिजिनल स्कीम क्या था पहले उसको समझ ले। ओरिजिनल स्कीम ये था फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम। नाम से पता चलता है कि इस स्कीम के अंडर में फार्मास्यूटिकल कंपनीज को टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, बराबर ना, ताकि वो क्वालिटी वाले चीज़ों को प्रोड्यूस करे, हम ग्लोबल लेवल के स्टैंडर्ड को फॉलो कर सके, बराबर ना। तो ये स्कीम को 2022 के अंदर अनाउंस किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये स्कीम के अंडर में क्या प्रोवाइड किया जाता था कि फार्मास्यूटिकल कंपनी को टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता था। किस तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता था? तो उनको इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता था, इंटरेस्ट सबवेंशन। हालांकि इंटरेस्ट सबवेंशन अब भी दिया जा रहा है, बराबर ना, इस स्कीम के अंडर में। इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब ब्याज में माफी। मतलब अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहती है, मतलब उसके लिए कोई मशीनरी वगैरह प्रोड्यूस करना चाहती है, मशीनरी वगैरह परचेस करना चाहती है, तो उसके लिए वो लोन लेना चाहती है, तो वो 10 करोड़ तक का लोन ले सकती है इस स्कीम के अंडर में। और जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उसमें से 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट सबवेंट हो जाएगा। मतलब ये 5% कौन पे करेगी? सरकार पे करेगी। और बाकी का जो 7% है वो किसको पे करना है? वो फार्मास्यूटिकल कंपनी को पे करना है, बराबर ना, राइट। तो इस स्कीम के अंडर में अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी को टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है, तो अगर वो उसके लिए लोन परचेस करना चाहता है तो 10 करोड़ तक की वो लोन परचेस कर सकता है स्कीम के अंडर में। और जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसमें 5% इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाएगा। और बाकी का मतलब 5% सरकार पे करेगी और बाकी का रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको प्रोवाइड करना है। और ये इंटरेस्ट सबवेंशन जो लोन का टेन्योर होगा उसके पहले 3 साल तक ही इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, बराबर ना। पर अगर कोई ऑनर, फार्मास्यूटिकल कंपनी का ऑनर SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो उसको 5% की जगह पे 6% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है इस स्कीम के अंडर में। कौन सी स्कीम के अंडर में? फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम के अंडर में। ओके, तो ओरिजिनल स्कीम समझ में आ गई फ्रेंड्स। ओके, अभी ये जो स्कीम है ना वो रिवैम्प की गई है, रिवैम्प की गई है।
रिवैम्प मतलब मॉडिफाई की गई है। मॉडिफाई के अंदर क्या किया गया है कि वो जो ओरिजिनल स्कीम थी ना, वो मात्र एमएसएमईज के लिए थी, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के लिए थी। कि अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी वो एमएसएमई सेक्टर से बिलोंग करती है, एमएसएमई सेक्टर से बिलोंग करती है, तो उसको टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे 10 करोड़ तक की लोन मिलती थी, और उस पे 5% तक का इंटरेस्ट सबमिशन मिलता था, बराबर ना, उस ओरिजिनल स्कीम के अंडर में। लेकिन ये रिवीएम स्कीम के अंडर में फैसिलिटी तो वही मिलेगी, लेकिन एमएसएमई के अलावा ऐसी सभी कंपनी जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से कम है, जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से कम है, वो सभी फार्मास्यूटिकल कंपनी को टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, सिंपल, बराबर ना। ओके, और कैसी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है? ऐसा नहीं कि भाई कोई भी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया और आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं। टेक्नोलॉजी को कैसे अपग्रेड करना है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट किया जा सके। उसके अलावा जो हमारे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का जो शेड्यूल एम है जिसको अभी हमने रिवाइज किया है, उसके स्टैंडर्ड को फॉलो किया जा सके। अगर आप ये सब को फॉलो करते हो, तब जाके आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। अभी ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस क्या है, उसमें शेड्यूल एम क्या है, उसके बारे में समझते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो हमारे देश में हमारे देश में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945, ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 के अंडर में एक शेड्यूल एम है। ये शेड्यूल एम क्या कहता है? ये फार्मास्यूटिकल कंपनी को कंपल्सन प्रोवाइड करता है कि भाई आपको इस शेड्यूल एम में जो रूल्स वगैरह लिखे गए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है दवाइयाँ वगैरह का, बराबर ना। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है, वो आपकी ये जो शेड्यूल एम में जो रूल्स वगैरह लिखा है उसी को फॉलो करके आपको दवाई वगैरह बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करना है, सिंपल, बराबर ना। ओके, तो ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो इंडिया की है वो किसके अकॉर्डिंग होती है? शेड्यूल एम ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के अंडर में, बराबर। और ये शेड्यूल एम कब इंक्लूड किया गया? 1988 के अंडर में इंक्लूड किया गया। और इसको लास्ट हमने 2005 में रिवाइज किया था, लास्ट 2005 में रिवाइज किया था। और लास्ट 2005 में रिवाइज करने के बाद इस शेड्यूल एम को जनवरी 2024 के अंदर भी रिवाइज किया गया, लेटेस्ट जनवरी 2024 के अंदर। और इसको बोला गया है रिवाइज शेड्यूल एम। क्या बोला गया है? रिवाइज शेड्यूल एम। और ये रिवाइज, तो ये जो रिवाइज शेड्यूल एम है उसके अंदर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस किस तरीके से फॉलो करनी है वो तो लिखा ही है कि भाई आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो आपको किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करना है, कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है, वो तो लिखा हुआ है। लेकिन उसके अलावा थोड़ा सा रेंज यहाँ पे डाइवर्सिफाई किया गया है। उसके अलावा क्या बोला गया है कि आपको क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू, फिर क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ द इक्विपमेंट एंड अ कंप्यूटराइज स्टोरेज सिस्टम, ये सब के ऊपर आपको रिपोर्ट भी लॉन्च करना पड़ेगा। ये रिवाइज शेड्यूल एम के अंडर में ये सब कुछ लिखा हुआ है कि भाई आप किस तरीके से एक पर्टिकुलर चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, वो सभी प्रोसेस को आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। उसके अलावा उसके ऊपर रिपोर्ट भी देना पड़ेगा, बराबर ना। ये रिवाइज शेड्यूल एम के अंदर लिखा है। ये रिवाइज शेड्यूल एम क्यों लॉन्च किया गया है? ताकि हम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जो इंडिया लेवल की है, वो WHO की गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग हम वहाँ उसके स्टैंडर्ड तक लेके जा सके, हम क्वालिटी वाली चीज़ों को प्रोड्यूस कर सके। इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है, बराबर ना। ये शेड्यूल एम को अपडेट क्यों किया गया है कि जो हमारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है, वो WHO का गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है जो ग्लोबल लेवल पे उसने जो स्टैंडर्ड सेट किया है WHO ने, उस स्टैंडर्ड तक हम पहुंच सके, इसके लिए हमने शेड्यूल एम को रिवाइज किया है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, तो ये शेड्यूल एम को रिवाइज करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि रिसेंटली दिसंबर 2023 के अंदर और अप्रैल 2023 के अंदर बहुत बड़े बड़े केसेस सामने आए कि आपको भी पता है कि हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ना फ्रेंड्स, वो ग्लोबल लेवल पे बहुत ही एक अच्छा स्टैंडर्ड सेट कर चुकी है, बराबर ना। और दिसंबर 2023 में क्या हुआ कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ सर्वे किया और मालूम पड़ा कि हमने जितनी भी कफ सिरप के जो सैंपल भेजे हैं 54 इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा जो एक्सपोर्ट किए गए हैं, उसमें से 6% कफ सिरप के जो सैंपल है ना, वो उसके अंदर कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हुआ है। जो मैंडेटरी क्वालिटी स्टैंडर्ड होने चाहिए वो फॉलो नहीं हुआ है, बराबर ना। और गाम्बिया, उज्बेकिस्तान, कैमरून, बराबर ना, और WHO, ये सभी ने कंसर्न्स को दिखाया है कि भाई बहुत सारे चिल्ड्रन की डेथ हुई है ये कफ सिरप को पीने के बाद।
जो दिसंबर 2023 के अंदर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताया गया है, बराबर ना। और उसके अलावा अप्रैल 2023 के अंदर यूएस के द्वारा भी यहाँ पे एक कंसर्न दिखाया गया था। यूएस का जो डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एंड द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके द्वारा क्या बोला गया था कि जो इंडिया की जो आई ड्रॉप्स है जो इंडिया से इंपोर्ट हो रहे हैं यूएस के अंदर, बराबर ना, उसके अंदर कुछ क्वालिटी को मेंटेन नहीं किया गया है, बराबर ना। तो ये दिसंबर 2023 में कप सिरप के अंदर कुछ क्वालिटी के अंदर माल न्यूट्रिशन देखने को मिला। और अप्रैल 2023 के अंदर यहाँ पे आई ड्रॉप्स के अंदर कुछ क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज देखने को मिला। तो ये दोनों रीजन की वजह से हमने जनवरी 2024 के अंदर हमारे शेड्यूल एम के अंदर रिवाइजमेंट किया। शेड्यूल एम के अंदर रिवाइजमेंट किया। शेड्यूल एम कौन से एक्ट का? तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 2000 1955 का, बराबर ना। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1955 का जो शेड्यूल एम है जिसको हमने रिवाइज किया। ये शेड्यूल एम के अंदर क्या होता है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होती है, पर किस तरीके से एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को एक अपनी चीज़ों को प्रोड्यूस करना है उसके बारे में रूल्स रेगुलेशन उसके अंदर लिखा होता है, बराबर ना। तो इसको थोड़ा सा हमने ब्रॉड किया और डब्ल्यूएचओ का जो ग्लोबल लेवल पे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है उसके स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए, उसके स्टैंडर्ड तो तक पहुंचने के लिए हमने इस शेड्यूल एम को रिवाइज किया है, बराबर ना। तो ये जो स्कीम है रिवैम्प्ड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम। तो ये स्कीम के अंदर में बेनिफिट कब मिलेगा? जब एक पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी को इस तरीके से अपग्रेड करेगा कि वो जो रिवाइज शेड्यूल एम है उसको फॉलो कर सके। जो रिवाइज गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है, जो डब्ल्यूएचओ का गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है, वहां तक पहुंच सके। अगर वो वो उद्देश्य से टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहता है, तब ये स्कीम का उसको बेनिफिट मिलेगा, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। और इसी न्यूज़ के अंदर सरकार के द्वारा अभी रिसेंटली यूनिफॉर्म कोड लॉन्च किए गए हैं, मतलब यूनिफॉर्म रूल्स लॉन्च किया गया है सभी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए कि भाई आपको मार्केटिंग जो आप कर रहे हो ना वो इसी रूल के अकॉर्डिंग करना है, बराबर ना। तो ये यूनिफॉर्म कोड के अंदर वो सभी फार्मास्यूटिकल कंपनी को क्या बोला है कि जो आपके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको अभी हम प्रोहिबिट कर रहे हैं कि भाई आप किसी तरीके का आप इंड्यूसमेंट नहीं दे सकते हो। किसको नहीं दे सकते हो? हेल्थ केयर प्रोफेशनल को। अभी इंड्यूसमेंट का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स को पेमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं कि भाई हम आपको इतना पैसा देते हैं, आप पेशेंट को इसी मेडिसिन को आप जस्ट प्रमोट करना, पेशेंट को इसी मेडिसिन को रिफर करना, बराबर, हमारी मेडिसिन को ही रिफर करना, फिर भले ही वो क्वालिटी वाली ना हो लेकिन हम आपको पेमेंट दे रहे हैं, हम आपको गिफ्ट वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रीक्वेंटली, तो आपको हमारी ही मेडिसिन को प्रमोट करना पड़ेगा, हमारी मेडिसिन को रिफर करना पड़ेगा पेशेंट्स को। तो अगर ऐसी प्रैक्टिस देखने को मिली तो वो प्रोहिबिटेड है, बराबर, प्रोहिबिटेड है। अभी रिसेंटली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के द्वारा ये यूनिफॉर्म कोड लॉन्च किया गया है सभी फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। ओके, ओके, तो अगर अभी ये प्रैक्टिस देखने को मिली तो वो प्रोहिबिटेड है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि अभी हम ऐसे रूल्स बना रहे हैं कि अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा ऐसी कोई प्रैक्टिस देखने को मिली मार्केटिंग प्रैक्टिस, तो वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और वो जो डॉक्टर दोनों को यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी, सिंपल, बराबर ना। ओके, और उसके अलावा एविडेंस बेस्ड क्लेम करना है। अगर कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ऐसा बोला कि मेरी दवाई तो इतनी अच्छी है, ऐसा है वैसा है, बराबर ना, उसको एविडेंस देना पड़ेगा, उसको रिजल्ट दिखाना पड़ेगा, तभी जाके वो ऐसा कुछ बोल सकता है। अब उसको अपनी यूजफुलनेस को प्रूव करना पड़ेगा, सिंपल, बराबर ना। ओके, तो मार्केटिंग प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए उसके ऊपर रूल्स वगैरह लॉन्च किए गए हैं अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, चलो। और अगर मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करूं इंडिया के अंदर, तो इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 क्या बोलता है कि इंडिया वर्ल्ड वाइड थर्ड नंबर पे है। अगर मैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन के बारे में बात करूं बाय वॉल्यूम और बाय वैल्यू, हम 14th नंबर पे है, बराबर ना। और हमारा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो 2030 तक $130 बिलियन तक वो ग्रो होगा। और इंडिया इज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स विद ओवर 200 प्लस कंट्रीज सर्व्ड बाय द इंडियन फार्मा एक्सपर्ट्स। 200 से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर हमारी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जाती हैं। और इंडिया दुनिया के अंदर बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, बराबर ना। और अगर मैं बात करूँ तो जेनरिक मेडिसिन की, अगर हम बात करें जेनरिक मेडिसिन की,
तो दुनिया का जितना भी हम सप्लाई हो रहा है जेनरिक मेडिसिन का बाय वॉल्यूम, उसमें से 20% तो इंडिया से ही हो रहा है, बराबर ना। और इंडिया वो लीडिंग वैक्सीन मैन्युफैक्चर कंट्री है दुनिया के अंदर, बराबर ना। और अफ्रीका के अंदर जितनी भी जेनरिक मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है उसमें से 50% से ज़्यादा इंडिया फुलफिल कर रहा है। और उसके अलावा यूएस के अंदर 40% से ज़्यादा और यूके के अंदर 25% से ज़्यादा जेनरिक मेडिसिन की रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल कर रहा है? इंडिया। और WHO की जितनी भी वैक्सीन्स है वो 70% से भी ज़्यादा इंडिया से सोर्स हो रही है, बराबर ना। और ग्लोबल लेवल पे जितना भी वैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें 60% से ज़्यादा इंडिया से प्रोड्यूस हो रहा है, बराबर ना। तो वैक्सीन और जेनिक मेडिसिन के अंदर इंडिया लीडर है ग्लोबल लेवल पे, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स कि रिवेम्प्ड स्कीम कौन सी है, कैसे वो काम करेगी, यूनिफॉर्म कोड कैसे काम करेगा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो मार्केटिंग प्रैक्टिस के लिए जो यूनिफॉर्म कोड लॉन्च किया गया वो कैसे काम करेगा, और इंडिया का स्टैंड कहाँ पे है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। ये तीनों चीज़ों को आपको अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, चलो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कीर्ति प्रोग्राम के ऊपर। कीर्ति प्रोग्राम, इसके बारे में बात करता है। तो कीर्ति प्रोग्राम का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम, नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो प्रोग्राम है वो खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंडर में लॉन्च किया गया है। और इस प्रोग्राम का उद्देश्य है टैलेंट को आइडेंटिफाई करने का, बराबर ना। जो ये कीर्ति प्रोग्राम हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अभी इस प्रोग्राम के अंदर कौन एलिजिबल होगा? तो जो 9 से 18 साल के जो बच्चे हैं वो इस प्रोग्राम के अंदर में एलिजिबल हैं। और इस प्रोग्राम के अंदर में देश के कोई कोने कोने से टैलेंट को बाहर निकालने का उद्देश्य है, बराबर ना। ओके, किस तरीके से निकाला जाएगा? तो इस प्रोग्राम के अंदर में टोटल 50 सेंटर्स खोले जाएंगे, सेंटर्स असेसमेंट सेंटर्स लॉन्च किए जाएंगे 50। और ये 50 असेसमेंट सेंटर के अंदर में टोटल 20 लाख जो टैलेंट है उनका असेसमेंट होगा, बराबर ना। 50 असेसमेंट सेंटर खुले जाएंगे इस प्रोग्राम के अंदर में, और ये 50 असेसमेंट सेंटर के अंदर टोटल 20 लाख जो टैलेंट है उसका असेसमेंट होगा, उन लोगों का असेसमेंट होगा। और शुरुआत के फर्स्ट फेज के अंदर 50,000 जो एप्लीकेंट्स हैं उनका टैलेंट का असेसमेंट होगा, बराबर। और टैलेंट कौन से 10 स्पोर्ट्स के अंदर उनके टैलेंट को देखा जाएगा। कौन कौन से 10 स्पोर्ट्स के अंदर? एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, रेसलिंग, हॉकी, फुटबॉल, बराबर ना। ये सब स्पोर्ट्स के अंदर वो 10 शुरुआत में फर्स्ट फेज के अंदर 50,000 एप्लीकेंट्स का टैलेंट को एसेस किया जाएगा। कहाँ पे? ये 50 टैलेंट असेसमेंट सेंटर के अंदर में, बराबर ना। ओके, और ये जो 50 टैलेंट असेसमेंट सेंटर कैसे यूनिक हो गए? तो यहाँ पे जो असेसमेंट होगा ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से होगा, तो और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होगी, कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा यहाँ पे, बराबर ना। डेटा एनालिटिक्स बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा यहाँ पे टैलेंट का असेसमेंट होगा ये 50 सेंटर के अंदर। तो ये कीर्ति प्रोग्राम के अंदर में 50 असेसमेंट सेंटर ओपन किए जा रहे हैं। ये 50 असेसमेंट सेंटर के अंदर में 20 लाख जो एस्पिरेंट है, जो एप्लीकेंट्स है, उनका टैलेंट को एसेस करना है। और शुरुआत में फर्स्ट फेज में 50,000 एप्लीकेंट का यहाँ पे टैलेंट को एसेस किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। और ये जो स्कीम है कीर्ति प्रोग्राम, वो खेलो इंडिया स्कीम के अंडर में लॉन्च की गई है। आपको खेलो इंडिया के बारे में पता ही है फ्रेंड्स। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा लॉन्च की गई थी। देश के अंदर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, स्पोर्ट्स के कल्चर को प्रमोट करने के लिए, स्पोर्ट्स को कंजर्व करने के लिए ये खेलो इंडिया स्कीम को लॉन्च किया गया था। और ये खेलो इंडिया के अंदर में 3 इवेंट का हर हर साल हम ये आयोजन करते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, बराबर ना। और अभी तो हमने एक और इवेंट शुरू किया है, खेलो इंडिया पैरा ओलंपिक गेम, बराबर ना। तो ये 4 इवेंट को हम हर साल आयोजित करते हैं खेलो इंडिया स्कीम के अंदर में, बराबर ना। देश में स्पोर्ट्स के कल्चर को प्रमोट करने के लिए। आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारे नेक्स्ट फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली वोकल फॉर लोकल एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया पीएम मोदी जी के द्वारा, उसके बारे में बात करते हैं।
तो वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो ये जो इनिशिएटिव है नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। याद रखना है, वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। कौन से प्रोग्राम के अंडर में लॉन्च किया गया है? एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के अंडर में, बराबर ना। तो इस न्यूज़ को समझने से पहले आपको ये एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम के बारे में समझना पड़ेगा। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर मैं एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो नीति आयोग के द्वारा 2018 के अंदर 112 डिस्ट्रिक्ट 112 डिस्ट्रिक्ट को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंडर में शामिल किया गया। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंडर में टोटल 112 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया। ये 112 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है फ्रेंड्स जो बहुत पछात है। वहाँ पे मतलब देश के बाकी रीजन के कंपेरिजन में बहुत ही कम फैसिलिटी है। वो बैकवर्ड है, मतलब बहुत पीछे है, बराबर है। तो नीति आयोग के द्वारा ये 112 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया और नीति आयोग ने बोला कि देश के अंदर सबसे पहले इन डिस्ट्रिक्ट को डेवलप किया जाएगा। 112 डिस्ट्रिक्ट को कौन से प्रोग्राम के अंडर में? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंडर में। अभी ये 112 डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक साथ में डेवलप करना अशक्य है, बराबर है। इसके लिए नीति आयोग ने उसको फर्दर डाइवर्सिफाई किया कि भाई ये 112 डिस्ट्रिक्ट को हम डेवलप तो करेंगे, लेकिन उसको किस तरीके से डेवलप करेंगे? तो उसमें से जो सबसे खराब कंडीशन है, ऐसे 500 ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में क्या होता है? ब्लॉक्स होते हैं। तो ये 112 डिस्ट्रिक्ट में सभी ब्लॉक्स को सब हम साथ में नहीं कवर करेंगे। जो सबसे खराब कंडीशन है, जो 500 ब्लॉक की, उसको सबसे पहले हम सही करेंगे, सबसे पहले ठीक करेंगे, बराबर, उनको ट्रैक पे लाएंगे। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंडर में एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम लॉन्च किया गया और ये 112 डिस्ट्रिक्ट्स में ही 500 ब्लॉक को सिलेक्ट किया गया एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम के अंडर में कि हम सबसे पहले इन ब्लॉक को डेवलप करेंगे। एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम के अंडर में नीति आयोग के द्वारा ऐसा बोला गया, राइट। ओके। और ये जो 500 ब्लॉक्स है, सॉरी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखा है, ये जो 500 ब्लॉक्स है वो 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर में डाइवर्सिफाई है, बराबर ना। और ये 500 ब्लॉक्स को पहले डेवलप करने की बात चल रही है, बराबर ना। तो ये जो वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव है नीति आयोग का, वो एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम के अंडर में लॉन्च किया गया है। मतलब जो ये एस्पिरेशन ब्लॉक्स के अंडर में जो लोग रहते हैं, अगर वो कोई चीज बनाते हैं, वो अपनी स्किल का उपयोग करके कोई चीज बनाते हैं, तो उनकी चीजों को यहाँ पे मार्केटिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। मार्केटिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा नीति आयोग के द्वारा, और उनको एक ब्रांड दिया जाएगा, एक ब्रांड नेम दिया जाएगा। वो जो प्रोडक्ट बनाएंगे उनको एक ब्रांड नेम दिया जाएगा। उस ब्रांड का नाम क्या होगा? आकांक्षा ब्रांड, बराबर ना, ध्यान में रखना है कि एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम के अंडर में जो ब्लॉक्स कवर है, वहां पे जो लोग रहते हैं, वो कोई भी अगर कोई स्किलफुल चीज बनाते हैं, तो उनकी चीजों को कौन से ब्रांड से मार्केटिंग किया जाएगा? आकांक्षा ब्रांड से, बराबर ना। और ये जो आकांक्षा ब्रांड वाली जो चीजें है वो कहाँ पे बिकेगी? तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के प्लेटफॉर्म पे बिकेगी। अब ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है फ्रेंड्स? तो ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा 2016 के अंदर में लॉन्च किया गया था। ये एक प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसा प्लेटफॉर्म है ना, ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। लेकिन इस प्लेटफॉर्म में सेल तो कोई भी कंपनी कर सकती है, कोई भी छोटी बड़ी कंपनी कर सकती है। एक छोटा सा सेल्फ हेल्प ग्रुप भी यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे बाय कौन कर सकता है? तो मात्र गवर्नमेंट बाय कर सकती है, मात्र कोऑपरेटिव संस्था बाय कर सकती है, बराबर ना। तो यहाँ पे ये जो आकांक्षा ब्रांड से ये जो चीज यहाँ पे बिकेगी, ये एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के अंदर में जो लोग काम करते हैं, जो वो वहां पे रहते हैं, उनके प्रोडक्ट को जो आकांक्षा ब्रांड से बेचा जाएगा, वहां पे उनके प्रोडक्ट को कौन से प्लेटफॉर्म के बेचा जाएगा? जेम प्लेटफॉर्म के ऊपर, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के प्लेटफॉर्म के ऊपर। और ये प्रोडक्ट को कौन परचेस करेगा? गवर्नमेंट परचेस करेगी, कोऑपरेटिव संस्थाएं परचेस करेगी, बराबर ना, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है। उसके अलावा एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम क्या है, वो भी सीखने लायक था यहाँ पे। और उसके अलावा ये जो वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव है, वो नीति आयोग के द्वारा कौन से प्रोग्राम के अंडर में लॉन्च किया गया है और क्या बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा, वो आपको देखना है, बराबर ना। तो आई थिंक एक क्लिस्टर क्लियर होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली ग्लोबल मीथेन ट्रैकर एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, बराबर ना। उसके बारे में बात करते हैं। ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024 एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये न्यूज़ के बारे में सबसे पहले तो यहाँ पे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा जितना भी उसके पास अवेलेबल डेटा है, जो भी
सेक्टर कि जहाँ से मैक्सिमम एनर्जी का एमिशन हो रहा है, वो सभी का सर्वे करके उसने एक रिपोर्ट लॉन्च किया है, ग्लोबल मीथेन ट्रैकर। वैसे रिपोर्ट तो 2024 का है, लेकिन यहाँ पे सर्वे 2023 का डेटा का किया गया है, बराबर ना। ओके। और अगर मैं इस रिपोर्ट के हाइलाइट्स के बारे में बात करूँ तो ये रिपोर्ट क्या कह रहा है कि 2023 के अंदर अभी तक का सबसे हाईएस्ट मीथेन का एमिशन हुआ है। 120 मिलियन टन मीथेन का एमिशन हुआ है फ्रॉम फ्यूल। फ्यूल का एमिशन से जो मीथेन एमिट होता है ना, वो कितना हुआ है, 120 मिलियन टन, जो अभी तक का सबसे हाईएस्ट है, बराबर ना। और बायो एनर्जी जो एक रिन्यूएबल एनर्जी का फॉर्म है, उसके माध्यम से भी रिन्यूएबल एनर्जी का फॉर्म है, जो ये रिन्यूएबल एनर्जी कहाँ से जनरेट होती है, प्लांट और एनिमल वेस्ट में से। तो ये बायो एनर्जी के माध्यम से भी 10 मिलियन टन ऑफ एमिशन हुआ है मीथेन का, बराबर ना। तो ये संस्था क्या बोल रही है कि जो 120 मिलियन टन ऑफ मीथेन है, उसमें से 80 मिलियन टन ऑफ मीथेन तो टॉप 10 कंट्रीज में से ही एमिट हुआ है। और सबसे ज़्यादा कहाँ से एमिट हुआ है, यूएस से, उसके बाद रसिया से, और उसके बाद कहाँ से एमिट हुआ है, चाइना से, ध्यान में रखना है, बराबर ना। तो जो कंट्रीज बहुत रिन्यूएबल एनर्जी के पीछे फोकस करिए ना, वही खुद रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा हम बोल सकते हैं कि यूएस खुद ही सबसे ज़्यादा एमिशन क्रिएट कर रहा है, बराबर ना। तो उसको बहुत ज़्यादा काम करना है कि किस तरीके से वो अपने ये एमिशन को कम कर सके, बराबर ना। ओके। और उसके अलावा ये रिपोर्ट ये भी यहाँ पे कंसर्न दिखा रहा है कि अगर हमको पेरिस एग्रीमेंट को अचीव करना है, पेरिस एग्रीमेंट का टारगेट क्या है कि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए हमारा जो फॉसिल फ्यूल के माध्यम से जो मीथेन एमिशन है वो 75% से कम होना चाहिए, बराबर ना। और इसके लिए हमको कितना फंडिंग चाहिए, $170 बिलियन का फंडिंग चाहिए। ये ऐसा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बोल रहा है, बराबर ना। ओके। और ये $170 बिलियन वैसे तो बहुत ही हाई अमाउंट है, लेकिन जितना ये फॉसिल फ्यूल की इंडस्ट्री यहाँ पे अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है ना दुनिया के अंदर, उसका मात्र 5% है। तो इतना अमाउंट हम कलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बोल रही है, बराबर ना। ओके, वो चीज़ ध्यान में रखनी है। और अगर मैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो ये जो संस्था है उसकी स्थापना 1974 के अंदर पेरिस फ्रांस के अंदर हुआ। और ये संस्था का मेन उद्देश्य है, वो मेन 3 ई के ऊपर फोकस करता है। कौन से 3 ई के ऊपर फोकस करता है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये 3 ई के ऊपर फोकस करता है और पॉलिसीज बनाता है जो इंटरनेशनल लेवल पे उसकी जो मेंबर कंट्रीज है उसको फॉलो करनी पड़ती है, बराबर ना। ओके। कुछ मेजर रिपोर्ट्स उसके द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, वो रिपोर्ट्स बहुत ध्यान में रखने हैं। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि भाई ये पर्टिकुलर रिपोर्ट कौन लॉन्च करता है। तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी स्टेटिस्टिक्स, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसिस, एनर्जी टेक्नोलॉजी प्रिजर्व पर्सपेक्टिव्स और इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, ये सभी जो एनर्जी के ऊपर जो रिपोर्ट है वो कौन तैयार करता है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट तैयार करती है, बराबर ध्यान में रखना है। और आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा कि ग्लोबल मीथेन ट्रैकर ये रिपोर्ट भी कौन लॉन्च करता है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, बराबर ना। ओके। और ये जो फॉसिल फ्यूल के द्वारा जो एमिशन हो रहा है मीथेन का, वो अभी तक का सबसे हाईएस्ट है। जो कौन सी कंट्रीज यहाँ पे सबसे हाईएस्ट एमिट कर रही है, यूएस, रशिया और चाइना, बराबर ना। ओके। और अगर हमको पेरिस एग्रीमेंट को अचीव करना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हमें हमारे टेम्परेचर राइज को रोकना है, तो ये मीथेन एमिशन कितना परसेंट से कम होना चाहिए, 75% से कम होना चाहिए, बराबर ना। तो ये ध्यान में रखना है। ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जो ये अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं, उनके द्वारा प्रसार भारती, प्रसार भारती शब्द प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं प्रसार भारती शब्द प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूं, सबसे पहले इस शब्द का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, तो उसका फुल फॉर्म है शेयर्ड ऑडियो विजुअल्स फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे ऑडियो और वीडियो को शेयर किया जाएगा। कौन से पर्पस के लिए, ब्रॉडकास्ट पर्पस के लिए और इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए, बराबर ना। तो ये शब्द प्लेटफॉर्म एक्चुअली एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा कि जहाँ पे पूरे दिन का करंट अफेयर्स, मतलब जो करंट इवेंट हो रही है देश और दुनिया के अंदर, उसकी न्यूज को स्टोरीड फॉर्म में बताई जाएगी, स्टोरीड फॉर्म में बताई जाएगी इस प्लेटफॉर्म के अंदर, बराबर ना। तो शुरुआत में 1 साल के लिए, 1 साल के लिए उसका सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। शुरुआत में 1 साल के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होगा। तो अगर 1 साल के बाद अगर इसका आपको यूज़ करना है, तो ये
कुछ पैसा आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो अभी डिसाइड नहीं हुआ कि कितना पैसा प्रोवाइड करना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत के 1 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड होगा। आपको यहाँ पे ऑडियो और वीडियो दोनों ही मिलेंगे। एक स्टोरीड फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिलेगी पूरी न्यूज़ के बारे में। और इसका कौन से प्लेटफॉर्म पे मिलेगी? ये शब्द प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेगी, बराबर, ध्यान में रखना है। ओके। और यहाँ पे कौन सब्सक्राइब कर पाएंगे फ्रेंड्स? तो यहाँ पे तो जो स्मॉल न्यूज़पेपर वाले हैं, जो टीवी चैनल वाले हैं, जो डिजिटल पोर्टल चलाते हैं, बराबर ना, जहाँ जहाँ से जो अपने पोर्टल के माध्यम से इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं, तो इनके लिए एक अच्छा सोर्स क्रिएट होगा, बराबर ना, राइट। तो ये शब्द प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये लोगों को एक्सेस मिलेगा। शुरुआत में 1 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल रहा है, बराबर ना। और 50 कैटेगरी की न्यूज़ हमारी जो सभी ऑल मेजर जो लैंग्वेज है वो सभी लैंग्वेज के अंदर प्रोवाइड की जाएगी स्टोरीड फॉर्म में, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, बराबर ना, शब्द प्लेटफॉर्म के ऊपर। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रसार भारती के द्वारा, बराबर ना। अभी हम अगर प्रसार भारती के बारे में देखें, तो प्रसार भारती एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है हमारे देश की। और प्रसार भारती एक्ट के अंडर में उसको 1997 में बनाया गया है, बराबर ना। प्रसार भारती के अंडर में और 2 डिवीजन है, एक तो दूरदर्शन टेलीविजन नेटवर्क और ऑल इंडिया रेडियो। ये दोनों प्रसार भारती हैंडल कर रही है, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर। तो ये प्रसार भारती के द्वारा ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, शब्द प्लेटफॉर्म। न्यूज कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा किसको? टीवी चैनल्स वाले को, न्यूज चैनल वाले को, जो छोटे से न्यूज़पेपर चलाते हैं उनको, ताकि वो अच्छी तरीके से अच्छा कंटेंट लोगों के अंदर प्रोवाइड कर सके, अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, काम की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, सच्ची इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, बराबर ना। ओके, राइट। तो पहले साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलेगा, उसके बाद सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, बराबर ना। ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स। ओके। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स, कि इलेक्शन कमिश्नर्स का अभी सिलेक्शन हुआ है। वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये जो इलेक्शन कमिश्नर्स का अभी सिलेक्शन हुआ है, वो लास्ट ईयर जो नया एक्ट बनाया गया उसके अंडर में पहली बार सिलेक्शन हुआ है। तो उस एक्ट के बारे में भी जानना होगा हमको, बराबर ना। तो न्यूज़ क्या है? तो प्रेसिडेंट ने अभी अपॉइंट किया ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, ये दो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, उनको इलेक्शन कमिश्नर बनाया है, बराबर ना, राइट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2 व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। ये दोनों रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर अभी हमारे देश के नए इलेक्शन कमिश्नर्स बने हैं, बराबर ना। ओके। अगर मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करूँ फ्रेंड्स, तो हमारे देश में जितने भी मेजर इलेक्शन होते हैं, अगर हम लोकल बॉडी को छोड़ दे, उसके अलावा जितने भी मेजर इलेक्शन होते हैं वो कौन कंडक्ट करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है। उसमें एक चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं और दो दो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो ये 2 इलेक्शन कमिश्नर्स का अभी सिलेक्शन हुआ है, बराबर ना। कौन कौन है? ज्ञानेश कुमार जी और सुखबीर सिंह संधू जी, बराबर ना। ओके। तो अभी ये तो हुई रिसेंट न्यूज। अभी ये जो इलेक्शन कमिश्नर्स का जो सिलेक्शन हुआ, वो कौन से एक्ट के अंडर में हुआ? वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो एक्ट है ना, वो अभी लास्ट लास्ट ईयर ही ये एक्ट को नया बनाया गया है, मॉडिफाई किया गया है। और मॉडिफाई करने के बाद ये पहली बार अपॉइंटमेंट हुआ है, बराबर ना। तो पुराने एक्ट में और नए एक्ट में क्या डिफरेंस है वो समझना है, और ये क्यों डिफरेंस लाया गया है वो समझना है, बराबर ना। ओके। अगर मैं प्रीवियस एक्ट के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो पहले जो इलेक्शन कमिश्नर्स थे, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स, ये दोनों जो पोजीशन है उसके लिए कौन से एक्ट के अंडर में सिलेक्शन होता था? इलेक्शन कमीशन, कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991 के अंडर में उनका सिलेक्शन होता था, बराबर ना। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता था कि जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस कुछ कुछ नाम जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है, वो एक ऐसी पैनल के सामने रखते थे, जिसको हेड कौन करता था? प्राइम मिनिस्टर। जिसको हेड कौन करते थे? प्राइम मिनिस्टर, बराबर ना। ओके। अभी ये जो पैनल है जिनके सामने ये नाम रखे जाते थे, उस पैनल के अंदर पहले कौन मेंबर हुआ करते थे? प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ऑपोजिशन के लीडर, राइट। ये 3 पहले मेंबर हुआ करते थे, बराबर ना। जो पहले एक्ट था, ये इलेक्शन कमीशन, कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991, वहां पे क्या होता था कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा कुछ नाम सिलेक्ट करके ये प्राइम मिनिस्टर
जो पैनल को चेयर करते थे उस पैनल को दिया जाता था, और उस पैनल में कितने मेंबर होते थे? 3 मेंबर होते थे। प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ऑपोजिशन के लीडर। उसके चेयरपर्सन कौन होते थे? प्राइम मिनिस्टर। ओके। तो मतलब आप देख सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर रूलिंग पार्टी के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यूट्रल होते हैं और अपोजिशन पार्टी के लीडर यहाँ पे हो गए। तो यहाँ पे जो पहले एक्ट था ना, एकदम ट्रांसपेरेंट था। उसके माध्यम से जो अपॉइंटमेंट होता था वो एक इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट आप बोल सकते हो कि वो निकल के आता था, राइट ना। लेकिन जो अभी नया एक्ट बनाया गया है, जो नया एक्ट बनाया गया है, ये जो नया एक्ट है वो कौन सा एक्ट है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। ये बिल पार्लियामेंट में पास हो चुका है और वो एक्ट बन चुका है। उस एक्ट का नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो जो पैनल के हेड प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे प्रीवियस एक्ट के अंडर में, वो पैनल के हेड अभी भी प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन जो पैनल के अंदर पहले कौन होते थे? प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ऑपोजिशन के लीडर होते थे पहले। लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर हो गए पैनल के अंदर, सेकंड ऑपोजिशन के लीडर हो गए, और थर्ड कोई यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा। कोई यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा, मतलब यहाँ पे देखो, रूलिंग पार्टी के 2 व्यक्ति हो जाएंगे और अपोजिशन के एक लीडर हो जाएंगे। मतलब जो भी डिसीजन आएगा वो तो 2:1 में ही आएगा, बराबर। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर बोलेगे वही ये व्यक्ति कहेगा। मतलब जो रूलिंग पार्टी चाहेगी वही डिसीजन होगा, जो रूलिंग पार्टी जिसका अपॉइंटमेंट चाहेगी उसको ही अपॉइंटमेंट मिलेगी। मतलब ये जो हमारी इंडिपेंडेंट बॉडी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बराबर ना, वो अभी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी। यहाँ पे ये कंसर्न दिखाया जा रहा है। ये एक बायस संस्था हो जाएगी जो रूलिंग पार्टी के बिहाफ पे काम करेगी, ऐसा हम यहाँ पे जो विवेचक है वो कंसर्न दिखा रहा है, बराबर ना। और वो सही भी है एक्चुअली, क्योंकि जो पहले न्यूट्रल होता था कि प्राइम मिनिस्टर, रूलिंग पार्टी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यूट्रल और अपोजिशन पार्टी के लीडर, मतलब जो भी डिसीजन आएगा वो एकदम ट्रांसपेरेंट आना था। लेकिन ये जो नया एक्ट पास किया गया उसमें रूलिंग पार्टी के 2 व्यक्ति और अपोजिशन के एक, मतलब जो भी डिसीजन आएगा वो किसके किसके फेवर में जाएगा? रूलिंग पार्टी के फेवर में जाएगा। जो भी अपॉइंटमेंट होगा वो कौन, वो किसके बायस होगा? रूलिंग पार्टी के से बायस होगा। सर में आ रहा है कि नहीं? बता। तो ये जो नया एक्ट पास किया गया है, वो एक्ट पास करने के बाद ये पहली बार ये अपॉइंटमेंट हुआ है, इसके लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी था, बराबर ना। ओके। तो यहाँ पे जस्ट लिखा है कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है किससे? तो कोई भी एक कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा। तो अभी ये जो नया अपॉइंटमेंट हुआ है, ये 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, वहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर कौन बैठे थे? तो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, कौन है? अमित शाह जी, वो यहाँ पे तीसरे मेंबर के तौर पे बैठे थे, बराबर ना। ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा कि प्रीवियस एक्ट क्या था और ये जो नया एक्ट आया वो इसमें क्या बदलाव है और किस तरीके से ये अपॉइंटमेंट हुआ, बराबर ना। ओके। तो यहाँ पे ये पैनल के द्वारा जिसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। वो एक व्यक्ति को चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करते हैं, रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, और फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं उनको, बराबर ना। ओके। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई कंसर्न्स क्या दिखाए जा रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पावर, कि पावर का जो बैलेंस जो प्रीवियस एक्ट में था वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो जो भी डिसीजन आएगा वो रूलिंग पार्टी के फेवर में आएगा, बराबर ना। तो ये बैलेंस ऑफ पावर इस तो ये बैलेंस ऑफ पावर इस एक्ट के अंदर में नहीं दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा इलेक्ट्रल गवर्नेंस के ऊपर कुछ इम्पैक्ट होगा इसका, बिकॉज ये जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा रही थी अभी तक, बराबर, एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी, एक न्यूट्रल बॉडी थी, वो अभी न्यूट्रल बॉडी नहीं रहेगी। वो जो हमारी गवर्निंग पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, उसके फेवर में ज़्यादा डिसीजंस लेगी, बराबर ना। ओके। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई इलेक्शन कमिश्नर्स का क्या रोल है, किस तरीके से वो फ्री और फेयर इलेक्शन करवाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर बात करूँ तो 1950 के अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ फ्रेंड्स। उसके अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। अभी इलेक्शन कमिश्नर की संख्या कितनी होगी वो कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, बराबर ना। और वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाने के लिए ये चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने एस्टेब्लिश किया है 1950 के अंदर, बराबर ना। और आर्टिकल 324 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोलता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यहाँ पे प्रावधान दिया गया है कि वो इलेक्शंस को कंट्रोल करे, बराबर, इलेक्शंस को कंट्रोल करे। और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
वाटर के एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाटर एजुकेशन प्रोग्राम जो होता है पूरे साल के दौरान कि किस तरीके से वोटर को जागरूक किया जाए कि भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके राइट्स क्या है, कौन सही उम्मीदवार है जिसको एक वोटर को चुनना चाहिए। ये वाटर एजुकेशन कौन प्रोवाइड करता है देश के अंदर? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी को जो सिंबल प्रोवाइड किया जाता है वो भी कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है, बराबर ना। और जो इलेक्शन के दौरान जो माल प्रैक्टिसेस होती है उसके ऊपर भी रेगुलेशन कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, बराबर ना। तो ये उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको ध्यान में रखना है, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के बारे में, बराबर ना। तो ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया गया है फ्रेंड्स? IQ एयर नाम की एक स्विट्जरलैंड की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा हर साल ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। और ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो हमारी राजधानी है दिल्ली, वो दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड राजधानी है, बराबर ना। तो हमारा नाम यहाँ पे नेगेटिव मैनर में ऊपर आया है कि जो इंडिया की कैपिटल है, दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल है न्यू दिल्ली, बराबर ना। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये जो सर्वे किया गया है IQ एयर के द्वारा, वो एटमॉस्फेयर के अंदर कौन से पर्टिकुलेट मैटर को मेजर किया गया है? पर्टिकुलेट मैटर 2.5 को मेजर किया गया है, बराबर ना। और इंडिया के एटमॉस्फेयर की अगर बात करूँ तो इंडिया के एटमॉस्फेयर के अंदर पर क्यूबिक मीटर एटमॉस्फेयर में कितना पर्टिकुलेट मैटर देखने को मिल रहा है? 54.4 माइक्रोग्राम पर्टिकुलेट मैटर देखने को मिल रहा है, बराबर ना। PM2.5 पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है फ्रेंड्स? तो अगर मैं पर्टिकुलेट मैटर की बात करूं फ्रेंड्स, तो एक सॉलिड पार्टिकल होते हैं, एक लिक्विड ड्रॉपलेट होते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में घूमते रहते हैं। और PM2.5 और PM10, ये दो टाइप के पर्टिकुलेट मैटर ज़्यादा फ्रीक्वेंटली उनको मेजर किया जाता है, क्योंकि ये जो ये PM2.5 जो साइज में छोटे होते हैं, हमारे बाल की साइज से भी छोटे होते हैं। और PM10 वो साइज में थोड़े से बड़े होते हैं, बराबर ना। तो ये जो छोटे पर्टिकुलर मैटर है ना, वो कहाँ से जनरेट होते हैं? तो फॉसिल फ्यूल से, फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से, फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से PM2.5 जनरेट होता है। मतलब जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से होते हैं, और जो लार्ज पार्टिकल्स है ना, वो डस्ट के माध्यम से, जो सैंड का जो डस्ट होता है ना, वहां से क्रिएट होते हैं और एटमॉस्फेयर में स्प्रेड होता है, बराबर ना। तो PM10 इतना मायने नहीं रखता, लेकिन ये जो PM2.5 है जो फॉसिल फ्यूल के एमिशन से क्रिएट होता है, जो साइज में भी बहुत छोटा है, और साइज में छोटा है तो हानिकारक कैसे है? तो वो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाता है इजीली, बराबर ना। ओके, तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है। तो कोई पर्टिकुलर एरिया का एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड है कि नहीं, वो कैसे मेजर किया जाता है कि भाई उस एरिया के अंदर PM2.5 का कितना कंटेंट है पर क्यूबिक मीटर साइज के अंदर, उस PM2.5 का कितना कंटेंट है, वो चेक करके उसका पॉल्यूशन लेवल चेक किया जाता है, बराबर ना। ओके, तो यहाँ पे इंडिया की अगर बात करूँ तो इंडिया के एटमॉस्फेयर के अंदर PM2.5 पर क्यूबिक मीटर कितना दिख रहा है? 54.4 माइक्रोग्राम। और ये इंडिया दुनिया का थर्ड वर्स्ट एयर क्वालिटी होस्ट कर रहा है, बराबर ना। तो इंडिया है ना, थर्ड वर्स्ट एयर क्वालिटी इंडिया के अंदर है। इंडिया के एटमॉस्फेयर के अंदर पर क्यूबिक मीटर 54.4 माइक्रोग्राम PM2.5 है। अगर मैं सबसे वर्स्ट कंट्री की बात करूँ तो बांग्लादेश, बांग्लादेश के एटमॉस्फेयर के अंदर 79.9 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर PM2.5 है। और सेकंड नंबर पे है पाकिस्तान, उसके एटमॉस्फेयर के अंदर पर क्यूबिक मीटर 73.7 माइक्रोग्राम PM2.5 है, बराबर ना, ध्यान में रखना है। उसके अलावा जैसे हमने बात की, दिल्ली सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है वर्ल्ड के अंदर, और हमारा जो बिहार है उसका जो बेगूसराय है, वो दुनिया का सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया है, बराबर ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और टॉप 11 जो सिटीज है जहाँ पे सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, उसमें से 10 सिटी तो इंडिया से है, और एकमात्र सिटी जो इंडिया से नहीं है वो कौन सी है? लाहौर है, जो पाकिस्तान की है, बराबर ना। ओके, और जैसे मैंने आपको बताया कि जो लार्जर पार्टिकल है, बराबर ना, वो मोस्टली कहाँ से आते हैं? सॉइल से। और जो स्मॉलर पार्टिकल्स है वो कहाँ से आते हैं? फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से आते हैं। तो ये ज़्यादा डेंजरस है, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट कौन तैयार करता है? IQ एयर नाम की संस्था लॉन्च करती है, जो स्विट्जरलैंड की संस्था है, ध्यान में रखना, बराबर ना। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ फ्रेंड्स के अभी रिसेंटली नेशनल किसान क्रेडिट कार्ड की
हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली नेशनल किसान क्रेडिट कार्ड कॉन्फ्रेंस पहली बार आयोजित किया गया था। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंडरी और डेयरिंग के द्वारा। अभी न्यूज़ करंट में इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में समझना है। और ये किसान क्रेडिट कार्ड अभी फिशरीज, एनिमल हस्बेंडरी और डेयरिंग सेक्टर में भी लागू हो गया है, उसके बारे में समझना है, बराबर ना? चलो, सबसे पहले हम बात करें किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर मैं किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में बात करूं तो ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1998 के अंदर में लॉन्च की गई थी। ये स्कीम का जो मेन उद्देश्य था वो फार्मर्स को वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल के लिए लोन प्रोवाइड करने के लिए था, बराबर ना? फार्मर्स को वर्किंग कैपिटल के लिए लोन प्रोवाइड करना ये स्कीम का मेन उद्देश्य था, बराबर ना? 1998 के अंदर इसको लॉन्च किया गया। इस स्कीम के अंदर में फार्मर्स को लोन मिलती है, और लोन को कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलती है? 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलती है। और 2% इंटरेस्ट सबमिशन मिलता है। इंटरेस्ट सबमिशन मिलता है 2%। और अगर फार्मर्स पूरे लोन के टेन्योर के दौरान सही से रीपेमेंट करे लोन का, तो इंटरेस्ट सबमिशन कितना परसेंट मिलता है? 3% मिलता है, बराबर ध्यान में रखना है। तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम क्या है? तो फार्मर्स को वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया था 1998 के अंदर में, बराबर। और यहाँ पे 2% इंटरेस्ट सबमिशन मिलता है फार्मर्स को। लोन तो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलती है, लेकिन उसमें 2% ब्याज में माफी मिलती है। मतलब फार्मर्स को कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ता है? 5%। लेकिन अगर फार्मर अच्छे से रीपेमेंट करता है पूरी लोन के टेन्योर के दौरान, तो उसको 2% की जगह पे 3% इंटरेस्ट सबमिशन मिलता है। मतलब फार्मर को अल्टीमेटली कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा? 4%। बाकी का 3% सरकार पे करेगी बैंक को, बराबर ना? ओके। तो ये जो वर्किंग कैपिटल का मतलब फार्मर का जो डे टू डे बिजनेस है, डे टू डे जो एक्टिविटीज है, उसके लिए अगर कोई लोन चाहिए, छोटी मोटी लोन चाहिए, तो उसके लिए कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया है? किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, बराबर ना? लाइक कौन सा खर्चा, फॉर एग्जांपल फार्मर का अगर मैं बात करूं, तो फार्मिंग के लिए कोई लोन चाहिए, पोस्ट हार्वेस्ट कॉस्ट है, मार्केटिंग करने के लिए कोई लोन चाहिए, पैसा चाहिए, कंजप्शन उसका जो भी हो रहा है, लाइक जो बिल वगैरह जो आ रहा है उसको पे करने के लिए कोई लोन चाहिए, फार्म असेट को मेंटेन करने के लिए कोई लोन चाहिए, एग्रीकल्चर रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई लोन चाहिए, तो ऐसे छोटे मोटे लोन उसको केसीसी स्कीम के अंडर में मिल जाता है 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर। और उसमें ब्याज में माफी कितनी मिलती है? 2%। और अगर वो अच्छे से रीपेमेंट करता है तो कितना कितना माफी मिलता है? 3%, बराबर ना? और कोई भी बैंक से, कॉमर्शियल बैंक से, आरआरबी से, स्मॉल फाइनेंस बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से, कोई भी बैंक से वो ये स्कीम को अवेल कर सकता है, बराबर ना? तो ये केसीसी स्कीम वैसे लॉन्च कब की गई थी? 1998 के अंदर में, बराबर ना? और इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किए गए, और 2004 के अंदर फार्मर्स को फार्मिंग के अलावा अगर कोई और पर्पस के लिए लोन चाहिए, तभी केसीसी के माध्यम से वो लोन ले सकता है, ऐसा 2004 के अंदर बोला गया। और 2018-19 के अंदर तो क्या बोला गया कि ऐसा नहीं कि मात्र एग्रीकल्चर फार्मर्स को ये स्कीम के अंडर में मिलेगा, जो एनिमल हस्बेंडरी के जो फार्मर्स हैं उनको भी इस स्कीम के अंडर में कवर किया गया, बराबर ना? ओके। और इस स्कीम का जो बेनिफिट लेते हैं उनको रुपे डेबिट कार्ड भी मिलता है। उसके अलावा गवर्नमेंट फार्मर को हेल्प करती है या इंटरेस्ट रेट को कम कैसे किया जा सके, किस तरीके से वो अपना रीपेमेंट अच्छे से करेगा, तो कैसे उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम प्रोवाइड करना पड़ेगा, बराबर। ये सब हेल्प करती है गवर्नमेंट इस स्कीम के अंडर में, बराबर ना? तो इसका टाइमलाइन याद रखना है। किसान क्रेडिट कार्ड 1998 के अंदर में लॉन्च किया गया था, पहले एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए ही था। 2004 के अंदर फार्मिंग एक्टिविटी के अलावा भी अ, अगर फार्मर को कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लोन चाहिए तभी भी वो केसीसी के माध्यम से ले सकता है। और 2018 के 19 के अंदर ये जो एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए ही पहले जो लोन मिलता था, उसकी जगह पे सभी फार्मर्स मतलब एनिमल हस्बेंडरी के फार्मर्स को भी यहाँ पे लोन ये मिलना शुरू हो गया, बराबर ना? और एनिमल हस्बेंडरी के फार्मर्स को भी सेम बेनिफिट मिलते हैं, 2% इंटरेस्ट सबमिशन शुरुआत में। और अगर वो अच्छे से रीपेमेंट करे तो कितना परसेंट इंटरेस्ट सबमिशन मिलता है? 3%, बराबर ना? तो ये 2018-19 के अंदर ये स्कीम, केसीसी स्कीम फिशरी सेक्टर में लागू होने के बाद, फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री के अंदर लागू होने के बाद पहली बार एक नेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस हुआ कि इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए कॉन्फ्रेंस हुआ, बराबर ना? तो कॉन्फ्रेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को किस तरीके से फिशरी सेक्टर में, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में एक्सटेंड किया गया, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बराबर ना? तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंडर में
एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, उल्लास इनिशिएटिव, और उस इनिशिएटिव के अंडर में एक टेस्ट कंडक्ट करने की बात चल रही है। और ये टेस्ट पहली बार नहीं कंडक्ट किया जा रहा है, 2023 में भी 2 बार कंडक्ट किया गया था और ये तीसरी बार लिया जा रहा है। और टेस्ट का नाम क्या है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी असेसमेंट टेस्ट है, बराबर ना? तो उसके बारे में बात करें। और ये उल्लास इनिशिएटिव क्या है, पहले उसके बारे में बात करें। ओके, अगर मैं उल्लास इनिशिएटिव की बात करूं तो ये उल्लास इनिशिएटिव का सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन द सोसाइटी इनिशिएटिव। उल्लास का फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। अभी इस इनिशिएटिव के अंडर में, ये जो इनिशिएटिव है सरकार के द्वारा 2023 में लॉन्च किया गया। इस इनिशिएटिव के अंडर में सरकार के द्वारा एक एप्लीकेशन डेवलप की गई है, उस एप्लीकेशन का नाम है उल्लास एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई स्टूडेंट जो 15 साल से ऊपर की एज का है और उसने कोई कारणवश अपनी स्कूलिंग को छोड़ दिया है, तो ये 15 साल से ऊपर के जो चाइल्ड है, चिल्ड्रन है, जो स्टूडेंट है, बराबर ना, जिन्होंने कोई कारणवश अपनी स्कूलिंग को छोड़ दिया है और वो आगे पढ़ना चाहता है, तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से वो अपना बेसिक एजुकेशन क्लियर कर सकता है और जो लाइफ को आगे जीने के लिए जो बेसिक स्किल की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकता है। तो उसके लिए ये उल्लास एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। जो इलिटरेट पर्सन है उनको आगे बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए उल्लास एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, ध्यान में रखना है, बराबर ना? कौन से इनिशिएटिव के अंडर में? नव भारत साक्षरता अभियान। नव भारत साक्षरता अभियान इस इनिशिएटिव के अंडर में, बराबर ना, 2023 के अंदर, बराबर। अभी इस उल्लास इनिशिएटिव के अंडर में कि जो भी इलिटरेट पर्सन जो इस एप्लीकेशन के माध्यम से बेसिक एजुकेशन दे रहे हैं, वो अपने आप में कितना ग्रोथ कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है नेशनल लेवल पे। और इस टेस्ट का नाम क्या है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट, बराबर ना? तो ये टेस्ट को लेने की शुरुआत 2023 में की गई। 2023 में 2 बार किया गया था टेस्ट को, मार्च और नवंबर। और इस बार मार्च 2024 में फिर से कंडक्ट करने वाले हैं। तो ये टेस्ट के बारे में आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, कौन से इनिशिएटिव के अंडर में टेस्ट ली जा रही है? उल्लास इनिशिएटिव के अंडर में। और ये उल्लास इनिशिएटिव कौन से अभियान का पार्ट है? तो वो नव भारत साक्षरता का कार्यक्रम इस अभियान का पार्ट है, बराबर ना, ध्यान में रखना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो आई थिंक फ्रेंड्स आज की तमाम न्यूज़ में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।